चलिए, तो देखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो है एक सिविलाइजेशन का फिर से उदय होता है, याद रखिएगा, ऑरिजिन होता है, जिसे कहा जाता है वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है, या वैदिक सभ्यता। अब इसी के आधार पर याद रखिएगा वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन क्या है। इसके लिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसके लिए कब खोज हुई, क्या इसके बारे में जानकारी मिलती है, कौन इसे खोज के निकाला, ऐसा बिल्कुल जानकारी नहीं, ठीक है। इसके संबंध में आपको तीन बातें समझना है। सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस प्रकार से हमें उसकी जानकारी मिलती है, उस प्रकार से बिल्कुल भी नई जानकारी मिलती है किसके बारे में, वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। अब आपको एक बार थोड़ा कंपेयर करना है, दोनों के साथ थोड़ा कंपेयर कीजिएगा, ताकि आपको थोड़ी मेमोरी में यहाँ पर एक जोर पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिएगा आपको ना वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में एक अच्छा अंतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी हम डिफरेंस देखेंगे दोनों के मध्य में, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन में क्या अंतर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बार जिस सभ्यता को खोजा गया था उस सभ्यता का नाम क्या था, वैदिक सभ्यता। यानी सबसे पहले जिस सभ्यता को खोजा गया है, याद रखिएगा, वो वैदिक सभ्यता है, ध्यान रखिएगा, इससे पहले खोजा गया है, ठीक है। और बाद में खोजा गया है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो पहले वैदिक सभ्यता को खोजा गया है और उसके बाद खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। दूसरी बात समझिएगा कि वैदिक सभ्यता जो है एक प्रकार से विलेजर सिविलाइजेशन है, ठीक है, यानी कि यहां पर ग्रामीण सभ्यता है। और वही आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसा है, सिटी यानी शहरी या नगरी सभ्यता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड सभ्यता है यानी सिविलाइजेशन है। और वही अगर आप आपके वैदिक सभ्यता को देखेंगे, ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन को देखेंगे, तो ये अनडेवलप्ड है, यानी कि पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है। अब इसी के साथ याद रखिएगा कि जब हम लोग दोनों के मध्य एक कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन देखते हैं, तो उन कंपैरिजन में आपको यह बात समझ में आएगी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त करने वाले लोग कौन थे, वैदिक सभ्यता के लोग थे, ठीक है। ये कई बार सुनने को मिलेगा, क्योंकि जब आप इसमें लिखते हैं ना आर्यों का आक्रमण हुआ, जब अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाप्त कैसे हुआ है, ठीक है। तो पतन के कारण हम पढ़े कि किस तरीके से जो है ये पूरी तरीके से खत्म हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता कब से समाप्त हो गया, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने का कुछ कारण लोगों ने या इतिहासकारों ने, ठीक है, क्या कहा है, आर्यों का आगमन, ठीक है। और आर्यों का आगमन जो संबंध होता है वो किससे है, वैदिक सभ्यता से, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता के बारे में 5 बातें आपको याद रखना होगा कि वैदिक सभ्यता क्या है और वैदिक सभ्यता के संबंध में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको डिटेल करेंगे, देखिएगा। तो समझिएगा पहली बात कि हम थोड़े से इतिहास में वापस इसको लेके चलते, देखिएगा, ठीक है। और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि वैदिक सभ्यता के आधार पर जो है हमें क्या क्या बातें याद रखनी होती है, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, वैदिक कालीन जो सभ्यता है या वैदिक सिविलाइजेशन जो है, वैदिक सिविलाइजेशन जो है, याद रखिएगा, इसके आधार पर सबसे पहले तो याद रखिएगा हम इसके पृष्ठभूमि को समझेंगे, यानी एक इंट्रोडक्शन को समझेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है, कि इसका पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है। दूसरा समझिएगा ये कि हमारे इतिहास में ये कहां पर स्थान रखता है, ठीक है। यानी हम बात करेंगे इसके स्टेटस की कि इस हमारे पूरे के पूरे जो इंडियन हिस्ट्री है वो कहां पर है। एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं इसके एक टेन्योर की या समय की, ठीक है, कि किस टेन्योर में हम इसको समझेंगे, ठीक है, यानी समय काल की गणना या टेन्योर कहा जाता है इसे, याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा तीसरा जो है जिसपे हम समझेंगे कि जो वैदिक काल है ये कितने भागों में बटा हुआ है, ठीक है, यानी पार्ट ऑफ वैदिक पीरियड, ठीक है। तो वैदिक पीरियड के कितने पार्ट है इसके बारे में समझेंगे। इसके बाद देखिएगा आपको यह जानना होगा कि वैदिक काल को जो है हम आगे जाकर समझेंगे कि 2 भागों में बांटा गया है, तो वैदिक काल को 2 अलग अलग पार्ट से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, यानी इनके पार्ट के आधार पर पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद देखिएगा हम उस समय की सिचुएशन को समझेंगे कि वैदिक काल जो सभ्यता है वो कैसे अपने जीवन को यापन करते थे, यानी कि उसका सोशल लाइफ कैसा था, ठीक है, पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, ठीक है, उसके बाद रिलीजियस लाइफ कैसा था, ये सभी 3 भाग, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक, ठीक है, यानी सोशल लाइफ,
पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ और इकोनॉमिक्स लाइफ, ठीक है। यानी इकोनॉमिकल पोजीशन कैसा था इस समय का, धार्मिक आर्थिक स्थिति क्या थी इनकी, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हम इस सभी में चीजों में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज शामिल करेंगे वो है लिटरेचर, ठीक है, यानी कि वैदिक साहित्य। याद रखिएगा, तो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो भी, क्योंकि देखिए आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि हमें जो भी ज्ञान मिला है, वैदिक सभ्यता के बारे में जो जानकारी मिली है, इसके संबंध में जो भी जानकारी मिलती है वो सारी जानकारी क्या है, लिखित है। और लिखित है इसका मतलब क्या है, वो कहां पर है, साहित्य में है, ठीक है। तो हमें पूरा साहित्य पढ़ना होगा, जैसे वेदों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उपनिषद के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वेदांत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, पुराण की जानकारी होनी चाहिए। तो जितने भी टाइप्स ऑफ लिटरेचर हैं उन सभी साहित्यों को या लिटरेचर को ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत याद रखिएगा, आप यहां पर पढ़ेंगे लिटरेचर, ठीक है। तो लिटरेचर को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, साहित्य को, जो कि किस काल से संबंधित होगा, वैदिक काल से संबंधित होगा, ठीक है। तो ये हमारा एक सिनॉप्सिस से समझिएगा, इनको हमको इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो फिर से समझाता हूं, देखिएगा कि पहले हम समझेंगे कि पृष्ठभूमि यानी ये कहां से है। पृष्ठभूमि में बहुत कुछ आता है, जैसे पृष्ठभूमि का मतलब ये होता है, समझिएगा, ये इंट्रोडक्शन क्या होता है कि वैदिक सभ्यता क्या है, इसे कैसे समझा जा सकता है, वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं, ठीक है, या वैदिक सिविलाइजेशन क्या है, ठीक है। दूसरा हमारा पृष्ठभूमि या इंट्रोडक्शन में आता है कि इनका उद्भव या ओरिजिन कहां से हुआ है। अलग अलग इतिहासकार कहां कहां से मानते हैं कि ये इतिहासकार जो है ये मानते हैं कि ये कुछ लोग कहते हैं कि जैसे मध्य एशिया से आए थे, कुछ लोग कहते हैं ईरान से आए थे, कुछ लोग कहते हैं कि ईरान की एक शाखा है, ठीक है। तो कौन कौन क्या कहता है इसके संबंध में, इन सभी का जो हम मंतव्य है वो देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब किसके अकॉर्डिंग इनका ओरिजिनेशन कहां से हुआ है, ठीक है। और पृष्ठभूमि में एक बात और याद रखिएगा, इसी के आधार पर हम ये देखेंगे कि वैदिक सभ्यता का जो पूरा का पूरा जो स्वरूप है, ठीक है, इनके आधार पर जो है इस समय राजा कैसा हुआ करते थे, इनके बारे में, इनकी जो सामाजिक स्थिति है या राजनीतिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है, सब कुछ यहीं से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम पृष्ठभूमि बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिएगा मैं आपको यहां पर यह समझाना चाहूंगा कि इनका जो क्षेत्र था वो क्षेत्र क्या है, ठीक है। पहले तो एक बात समझिएगा, ठीक है। तो ये आपको एक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, और अब इसके क्षेत्र को समझिएगा कि कौन कौन से क्षेत्र में वैदिक सभ्यता का विस्तार हुआ है, ठीक है। देखिएगा तो आपको ये दिख रहा होगा, इसे आप कौन सा भारत कहना चाहेंगे, ये है आपका, ठीक है, जिसे आप एक तरीके से कह सकते हैं, याद रखिएगा कि आपका जो भारत है, ठीक है, जो हमारा जो भारत है, जो कि अलगाव के बाद जो है आज जिस स्थिति में बचा कुचा है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले भारत का जो पूरा मैप था ये कुछ इस तरीके का था, ठीक है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि वैदिक सभ्यता के समय भारत का मैप अगर आपसे बनाने के लिए बोला जाए, तो ये एक्चुअल में उस समय का मैप हुआ करता था, जिसमें आपको कौन कौन से देश मिलेंगे उन सभी देशों के बारे में बात करेंगे। देखिएगा तो समझिएगा, इसे हम कहते हैं अखंड भारत या फिर द यूनाइटेड इंडिया, ठीक है, द यूनाइटेड ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो यूनाइटेड जो स्टेट बस आप यहां पर नहीं जोड़ सकते, याद रखिएगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट फिर यूएसए चला जाता है, ठीक है। तो जो आपका जो इंडिया है, ठीक है, उस इंडिया के आधार पर जो है हम द का प्रयोग तब कर सकते हैं जब हम किसी भी संपूर्ण स्थिति की बात करते हैं, ठीक है। तो जब छोटे छोटे हिस्सों से कोई देश बनता है, याद रखिएगा, तो हम द का प्रयोग कर लेते हैं उस पर, है ना। तो यहीं पर समझिएगा एक बात कि जब अखंड भारत की बात की जाती है तो उस अखंड भारत में आपके कौन कौन से देश आते थे, यानी इस समय जो है कौन कौन से देश हुआ करते थे, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र याद रखिएगा, ये है आपका ईरान का हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है, ईरान का है। ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहेंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। और ये जो हिस्सा है इसे कहेंगे हम लोग पाकिस्तान, ये हिस्सा है आपका भारत, ये हिस्सा है आपका नेपाल, ठीक है, और ये हिस्सा है आपका म्यांमार, ठीक है, ये हिस्सा है आपका बांग्लादेश, और ये हिस्सा है आपका श्रीलंका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरे देश हमारे हिस्से हुआ करते थे पहले। श्रीलंका भी एक समय में हमारा हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। बाद में काफी लंबा समय, हाँ एक बात कह सकते हैं, श्रीलंका जो है ना कुछ समय के लिए हमारे पास रहता था, फिर किसी और के पास होता था, फिर हमारे पास होता था, और हम लगभग 50-50 सालों तक जो है इस पर राज करते थे, ठीक है। भारतीय राजाओं के द्वारा जो है श्रीलंका के बारे में आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको एक जानकारी मिलेगा कि लगभग 50-50 सालों तक, ठीक है, 75 सालों तक श्रीलंका जो है हमारे पास हुआ करता था, ठीक है। लेकिन
लंबे समय तक नहीं रह सकता था। इसलिए जो है कई बार ऐसा होता है कि दूसरे राजा जो है उसको जीतते थे, फिर दूसरे राजा उसको जीतते थे, ठीक है। इवन आप देखेंगे तो यहां पर जो इंडोनेशिया, लाओस और बाकी क्षेत्र है, ये भी एक समय में हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था। आज भी आप देखेंगे तो इंडोनेशिया का कुछ जो करेंसी है ना, उसमें गणेश जी का फोटो आपको मिलेगा, ठीक है, गणेश जी के बारे में सुनने को मिलेगा। तो इसका कारण क्या है? और इवन वहां के लोग जो है रामायण पढ़ा करते हैं, रामायण के ड्रामा को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि रामायण जो नाटक है, याद रखिएगा, रामायण जो मंडली के साथ काम किया था, तो इंडोनेशिया में आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं रामायण से संबंधित, ठीक है, महाभारत संबंधित, उसी प्रकार इंडोनेशिया में आप जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? रामायण से संबंधित आपको कुछ ड्रामा या नाटक मिलेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए, इसमें हमको ध्यान देना यह है कि इस संबंध में पहले अगर आप ये ध्यान देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक था, तो वो मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका विस्तार आपको 3 देशों में सामान्य तौर पर मिलेगा, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में मिलता है, ठीक है। लेकिन अब इसी चीजों को देखेंगे आप तो आपको दिखेगा कि वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन का विस्तार कहां से कहां तक था। तो अब ध्यान दीजिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था, उसी सभ्यता के ऊपर जिस सभ्यता का विकास हुआ है, जिस सभ्यता का ऑरिजिनेशन हुआ है, वो सभ्यता कहलाता है वैदिक सभ्यता, ठीक है। यानी आर्यों के समाप्त या आर्यों के आने के बाद जो है, जैसे ही आर्य यहां पर आते हैं, भारत में आते हैं, ठीक है, तो हम कई बार ऐसा होता है कि ये कुछ इतिहासकार, ठीक है, कुछ इतिहासकार जो हैं यह मानते हैं ठीक है। अब कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, समझिएगा, कि आर्यों के आगमन से, ठीक है, एक शब्द बहुत बार बार याद रखिएगा, आर्य किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्य जो शब्द है एक संस्कृत शब्द है, यानी ये जो शब्द है इसे क्या कहते हैं हम, एक संस्कृत शब्द है, ठीक है। आर्य शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत शब्द से हुई है और इसका मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है, याद रखिएगा, या कुलीन, ठीक है। तो इसे श्रेष्ठ कहते हैं या कुलीन भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो आर्य जो है कोई जाति नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आर्य कोई जाति नहीं है, बल्कि यह एक भाषा है, ठीक है। तो ये जो एक लिपि, एक भाषा की जानकारी मिलती है, जो इंस्क्रिप्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो लिपि होता है, बेसिकली किसी भी भाषा को बोलने लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है, प्रॉपर चाहिए, एक स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। तो उसी को, इंस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लिपि, ठीक है। तो अब यहां पर समझिएगा कि जो आर्य है, ठीक है, अब आर्य क्या होते थे, तो समझिएगा। अब देखिए, मैं आपको ना एक पिक्चराइजेशन पे लेके चल रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि आर्य कौन है, ठीक है, आर्य बेसिकली दिखते कैसे थे, ठीक है। तो सामान्य तौर पर याद रखिएगा, एक ऐसा कबीलाई जीवन, कबीला आप लोग समझते हैं, ठीक है, एक कबीलाई जिसमें 10 से 20 लोग रहते हैं, एक प्रॉपर तरीके का झोपड़ी बनाकर या बड़े थोड़े से उससे बड़े स्थिति के साथ, ठीक है, मिट्टियों के घर पे रहते थे, लकड़ियों के घर पे रहते थे, ठीक है। उसके अलावा इनके पास घोड़ा हुआ करता था, तलवार हुआ करता था हाथ में, ठीक है, और पशुपालन से लेकर कृषि इनका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, ठीक है। कृषि भी करते थे, एग्रीकल्चर में ये काफी ज्यादा कुशल थे, ठीक है। मतलब इनका कहा जाए कि अपना जीवन यापन या फिर अपना लाइफ जो है कैसे सर्वाइव करते थे ये, तो मुख्य तौर पर जो है 2 काम करके, पहला युद्ध लड़के जगह को छीनना, ठीक है, यानी जगह पे बसेरा बनाना, सर्वाइव करना, और दूसरा था कृषि और पशुपालन, ठीक है। तो ये इनको 2 काम बहुत अच्छे से आता था। लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा कबीला जिनके पास अपनी एक भाषा हुआ करता था, अपने पास एक लिपि हुआ करता था और अपने बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते थे, आर्य कहलाते थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो आर्य क्या थे, आपके दिमाग पे एक बात आ रही होगी कि एक ऐसा योद्धा, जैसा घोड़े में बैठकर आता हुआ कोई योद्धा, समझिए हाथ में तलवार लिए हुए, ठीक है, और एक ग्रुप जो कि अगर आप देखिए, हाँ, ज्यादा सोचेंगे तो फिर वो डाकू जैसा नजर आने लगेगा, ठीक है। तो आप यहां पर कॉमन बात समझिए कि ऐसे योद्धा जो कि पहले हम जिनको मूवीज में देखते हैं कुछ इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ ऐसे इतिहासकार हैं हमारे, भारतीय इतिहासकार हो गए, फॉरेनर हो गए, ठीक है, इन सभी इतिहासकारों के द्वारा जो है कुछ बातें कही गई कि ये जो लोग हैं ये कैसे भारत में पहुंचे, ठीक है। तो यहां पर समझिएगा कि भारत में आने का जो इनका क्षेत्र है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, याद रखिएगा, कि ईरान की एक शाखा है जो कि भारत की तरफ आगमन हुआ, ठीक है। तो अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, अब देखिए, यहां से ना एक नदी बहती है जिसके बारे में आप सुन चुके हैं, और ये नदी का नाम है आपका, ये नदी है आपका सिंधु नदी, ठीक है।
तो सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है याद रखिएगा, यहीं पर सिंधु सभ्यता या सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन का विस्तार हुआ। ठीक है, तो अगर हम दो तरीके से सोच कर देखें तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि आर्य जो लोग थे, ठीक है, या तो सिंधु सभ्यता के समाप्त होने के बाद यहाँ पर आ गए, इनको वो जगह जो है काफी ज्यादा फर्टिलाइज दिखा कि हाँ यहाँ का जो क्षेत्र है वो कैसा है, फर्टिलाइज है पूरी तरीके से, ठीक है, यानी उर्वरक है, तो यहाँ पर कृषि अच्छा हो सकता है, तो यहाँ पर रुक गए वो। ठीक है, दूसरा यह भी देखा जा सकता है कि एक सभ्यता का विस्तार पूरी तरीके से हुआ है और इनको दिखा कि यहाँ पर जीवन जिया जा सकता है, सबको मार दो और हम अपना पूरा का पूरा विस्तार यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, यानी ये दो तरीके से सोचा जा सकता है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्ति हो चुका था उसके बाद आर्य लोग आए, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन की समाप्ति का कारण ही कौन था, आर्य लोग थे। ठीक है, ये दो कारण से हमको देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप समझिएगा कि इसके कारण जो है आपको तीन बातें नजर आएगी कि ईरान का क्षेत्र, भारत का क्षेत्र और इसके बाद अफगानिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान, ये वो क्षेत्र है जहां पर वैदिक सभ्यता जो है फला फूला, यानी यहीं से उसका ऑरिजिनेशन दिखाई देता है। ठीक है, यानी वैदिक सभ्यता का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, तो ध्यान रखिएगा इन क्षेत्रों में वैदिक सभ्यता का विस्तार माना जाता है। ठीक है, तो इनमें कौन कौन से देश आते हैं याद रखिएगा, ईरान, ठीक है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से कहां तक है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, तीन देश, लेकिन जब वैदिक सभ्यता का विस्तार पूछा जाता है तो आपको एक देश जोड़ना पड़ेगा, वो क्या है, ईरान, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं ईरान की ही एक शाखा जो है भारत की तरफ आ चुकी है। ठीक है, यानी आर्य जो है कौन हुआ करते थे, तो ईरान की एक शाखा थी। ठीक है, अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर एक बात जो है, जो इंडियन हिस्ट्री है, ठीक है, इसको हमने पढ़ा कि इंडियन हिस्ट्री के तीन पार्ट हैं। ठीक है, पहला जो है आपने पढ़ा जिसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया है, ठीक है, प्री हिस्टोरिक ईरा। दूसरा जो है आदि ऐतिहासिक काल, इसे कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक। और तीसरा जो है आपका ऐतिहासिक काल, ठीक है, हिस्टोरिक ईरा। अब देखिए, प्रोटो हिस्टोरिक के लिए मैंने आपको बताया था इसके दो पार्ट हैं। ठीक है, एक है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसका टाइम जोन क्या रहा है, 1500। ठीक है, 2500 से 1500 याद रखिएगा। तो 2500 यानी 2500 बीसी से लेकर आपका 1500 बीसी तक का समय इसका माना जाता है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली जब आपसे काल का निर्धारण पूछा जाएगा या इसका टाइम जोन पूछा जाएगा तो क्या है एक्चुअल में 2350 से 1750 का, ध्यान रखिएगा ये बात। ठीक है, अब इसी के बाद देखिएगा, इसी के बाद जो है ये समय, ध्यान रखिएगा, आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से ऐतिहासिक पीरियड के मध्य जब ट्रांजिट हो रहा था, ये टाइम जो है बदल रहा था, इसी समय जो है एक नई सभ्यता का उदय होता है और इस सभ्यता को कहा जाता है वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, तो जो वैदिक सभ्यता है ये आपका 1500 बीसी से 600 बीसी तक का समय माना जाता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता का जो समय है या वैदिक सिविलाइजेशन का जो समय है, ठीक है, वैदिक सभ्यता या वैदिक सिविलाइजेशन का जो समय है वो माना जाता है 1500 से 600 बीसी का। अब इसी को हमको थोड़ा सा डिटेल पढ़ना है, देखिएगा। ठीक है, तो इसी के आधार पर देखिएगा,
वैदिक सभ्यता के इतिहास में या वैदिक सभ्यता के बारे में बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी परंपरा है, जितने भी सिविलाइजेशन है, जितना भी इस कल्चर है, ठीक है, तो ये सभी कल्चर या सभी सभ्यता जो है हमें लिखित में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको आदि ऐतिहासिक काल या जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है उसका एक डेफिनेशन बताया था कि इस समय जो है हमने इतिहास को इस समय का कालखंड या इस टेन्योर में क्यों रखा है। इसका कारण है कि इस समय लिपि का तो ज्ञान मिला है, परंतु इस लिपि को हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो मैंने आपको लिपि भी दिखाया कि किस प्रकार से ये चित्र भाव पिक्चर्स के तरीके से या एक इमोशन के तरीके से दिखाया गया इसको, ठीक है। तो पिक्चर्स या इमोशंस की बात यहाँ पर जब करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी लिपि को हम नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, डिकोड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप क्या करते हैं, बोलेंगे सर इसमें तो वैदिक सभ्यता के लिपि को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्यों पढ़ सकते हैं, इसका कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस लिपि का जो ज्ञान हुआ या इसके बारे में जो हम पढ़ पा रहे हैं ये सुश्रुत है, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति ने किसी और को सुनाया तो उसे हम कहते हैं सुश्रुत ग्रंथ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई ग्रंथ पूछे, ठीक है, या किसी प्रकार के लिटरेचर की बात पूछे, साहित्य की बात पूछे, तो वैदिक सभ्यता जो साहित्य मिला है यानी इस समय के जितने भी साहित्य है, लिटरेचर है, याद रखिएगा वो कैसे हैं, सुश्रुत है, ठीक है। अब ये सुश्रुत क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बोलूंगा आपको कि मैं आपको कोई कहानी सुनाता हूं, ठीक है, और मैं कहानी आपको सुना दिया, मैंने एक स्टोरी सुनाई आपको और उस स्टोरी को आपने लिख दिया, तो क्या इसका प्रूफ है कि ये साहित्य जो है एग्जैक्टली वही है जो वहां से आया है? नहीं है। तो इसी तरीके से ना ये ट्रांसफर हुआ है, याद रखिएगा। यानी आप तक जो वेद पहुंचा है, आप तक जो पुराण पहुंचा है, आप तक जो उपनिषद पहुंचा है, सभी कैसे हैं, सुश्रुत हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब बोलकर लिखाया गया है, ठीक है। तो अगर आप कई बार सुने होंगे कि वेदों का रचना को किसने किया है, तो आप सुनेंगे कि, ठीक है, तो वेद कैसे हैं, तो वेद को तो ब्राह्मणों ने लिखा है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इसके रचयिता का नाम, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जब इसके राइटर का नाम हमको मिलेगा तो वो राइटर केवल क्या है, सुनकर लिखे हुए हैं। इवन आपको बहुत सारी बातें ऐसे ही पता चलेगी, गणेश जी ने लिख दिया, ठीक है, ये सुनने को मिलेगा। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि कारण ये है कि दूसरे के द्वारा बोल करके जब हम उसे लिखते हैं, सुनकर लिखते हैं, तो उन साहित्यों को हम आदि ऐतिहासिक काल में भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लिपि का ज्ञान तो हमको नहीं है, लेकिन हमें जो अपनी लिपि का ज्ञान है उसके माध्यम से वो हमें मिल चुका है, ठीक है। इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए दोबारा कि इसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्यों रखा गया है, तो उसका कारण है कि इसे जो है किसी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। यानी जब हम पढ़ते हैं ना जैसे आप बोलते हैं कि हमारा जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ भी दो पार्ट के होते हैं, यानी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे एक साहित्यिक ग्रंथ होता है, साहित्यिक ग्रंथ का मतलब है कि जैसे आपने मेगास्थनीज का इंडिका सुना, ठीक है, मेगास्थनीज का इंडिका सुना, तो किसी व्यक्ति मेगास्थनीज ने क्या कर दिया, लिख दिया है, इंडिका लिख दिया, आप पढ़ लिए उसको, ठीक है। तो ये एक साहित्य है, ये भी एक साहित्य है। लेकिन जब कोई ग्रंथ ऐसा जो रिलीजियस से जुड़ा हो, धार्मिक ग्रंथ, ठीक है, तो वो ग्रंथ अलग होता है, याद रखिएगा। और अधिकांशतः इसके जो राइटर होते हैं इसकी जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। एग्जैक्टली ध्यान रखिएगा कि जो एग्जैक्टली से जिसने लिखा है उसके बारे में जानकारी नहीं मिलता, लेकिन उसे परिवर्तित करके किसी और ने अगर लिखा है, जैसे आपने सुना होगा कि वाल्मीकि का रामायण, तो क्यों बोलते हैं वाल्मीकि का रामायण, रामायण ही क्यों नहीं बोलते, वाल्मीकि ने लिखा है, इसका मतलब है कि और भी लोगों ने रामायण लिखा था, ठीक है। तो हमें जो प्राप्त हो पाता है वो वाल्मीकि का प्राप्त हो पाता है। इवन आप बहुत सारी चीजों में ये भी सुने होंगे कि हनुमान जी ने भी रामायण लिखा है, ऐसा सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोग ने ऐसा कहा है, याद रखिएगा। इतिहासकार ये मानते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग ग्रंथ को लिखा गया, और वो ग्रंथ जो सबसे ज्यादा प्रमाणित माना जा रहा है, उस प्रमाणिकता को लेकर जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे जो साधु संत या जो विभिन्न प्रकार के जो विद्वान हैं, उन्होंने बोला कि यही ग्रंथ जो है सबसे ज्यादा प्रमाणित है, ठीक है। क्योंकि अगर आज भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना, तो उसमें दो लोग अलग अलग बताएंगे कि हनुमान चालीसा में ये बदला हुआ है, ये अलग है, ये अलग है, इसमें ये होना चाहिए था, लेकिन हम गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है हम प्रमाणिकता के आधार पर हम उस बेस पर नहीं समझ सकते उसको, ठीक है। अब समझिए, तो वैदिक सभ्यता को जानने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी चीज क्या है, साहित्य या लिटरेचर, ये याद रखिएगा। क्योंकि इसके समय में जो भी हमें साक्ष्य या एविडेंस या इंस्क्रिप्शन या जिन विभिन्न प्रकार के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्शन कहा जाता है जिसे, तो अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं, जैसे बोगचकोई, ठीक है, तो बोगचकोई अभिलेख के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत के संबंध में सबसे पहला इंस्क्रिप्शन या अभिलेख कौन सा अभिलेख है, तो बोगचकोई अभिलेख जो है भारत के संबंध में जानने वाला या पाया जाने वाला एक पहला अभिलेख है, ध्यान रखिएगा, इंस्क्रिप्शन है, जिसका नाम है बोगचकोई, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा, लेकिन ध्यान रखिएगा। तो वैदिक सभ्यता को जो है दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। अब ये दो भाग में कौन से भाग में है, एक है आपका ऋग्वैदिक
काल। ऋग्वैदिक पीरियड, और एक है आपका उत्तर वैदिक काल। पोस्ट वैदिक पीरियड। ठीक है, अब ये उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल के बीच में क्या घटना घट गई, मतलब ऐसा क्या हुआ कि इसको दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके दिमाग में एक बात जो कि मैं ट्रांसफर करना चाहूंगा अपने दिमाग से, वो ये है कि अगर आप इस सभ्यता को पढ़े ना तो आप इंसानों को समझने की कोशिश करें। आज इंसान कैसे लगते हैं आपको, बताइए। हाँ, इंसान जैसे लगते हैं। समझाता हूँ, देखिएगा। इंसान कैसे लगते हैं का मतलब ये है कि आज के इंसान और हम वैदिक काल के इंसान से तुलना करें तो आज का इंसान जो है ना बहुत चातुर्य है, चालाक है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चालाक का मतलब सेल्फिश जिसे कह सकते हैं कि अपने लिए जीवन को जीने के लिए। अगर आप सोचेंगे थोड़ा सा कर्ण के बारे में, आपने सुना है कर्ण के बारे में? ठीक है, हम अभी धर्म की बात नहीं करें। एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब मैं वैदिक काल पढ़ाऊंगा तो आप हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म या जो अन्य धर्म है उनके बारे में, धर्म के बारे में बात नहीं है। ठीक है, आप एक भारतीय इतिहास को पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जो भी बात मैं बोलूंगा इससे किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, इससे सिर्फ आप ये बात समझें कि उस धर्म के उस व्यक्ति के बारे में, जैसे मैं अभी कर्ण की बात कर रहा था, तो कर्ण के संबंध में जब भी आप देखते हैं तो वो दानवीर कर्ण कहलाता है। ठीक है, या फिर हमारे पास जो साहित्य है जो हमें उससे प्राप्त होता है, उसे हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कुछ भी दान कर सकता है, अपना जीवन दान कर दिया। आज बोल दो जीवन दान करने के लिए किसी को। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ भारत की एक रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं, एक रिपोर्ट है बेसिक जो कि अन्य देशों से बिल्कुल अलग है। अन्य देशों में क्या है, मृत्यु से पहले ही हम अपने ऑर्गन डोनेट करने की बात करते हैं। भारत में इसका परसेंटेज है केवल 15%। ठीक है, 100% में से समझिए कि सिर्फ 15% लोग ऐसे हैं, 15% तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। ठीक है, 7% से 15% के बीच में ऐसे लोग हैं जो मरने से पहले जो है अपने ऑर्गन जो है डोनेट करने की बात करते हैं। ठीक है, करते नहीं है, करते तो 2-3% है केवल। ठीक है, बात करते हैं कि इतना कर देंगे हम लोग, लेकिन वो उस लाइन पे कभी फिक्स नहीं होते। ठीक है, अब समझिए भारत की स्थिति है, मरने के बाद भी अपना ऑर्गन डोनेट नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये दो कारण है। पहला, मरने के बाद जो है हमें तो पता नहीं कि हमारा शरीर कहाँ जा रहा है, लेकिन जो व्यक्ति हमारा परिवार का है वो तो डोनेट कर सकता था, लेकिन वो भी नहीं करता, क्योंकि हमारे अंदर जो है ना एक दूसरे के प्रति जो है ना एक परिवार का जो बंधन है। ठीक है, शारीरिक जो हम एक मोह जो है एक रखते हैं, याद रखिएगा, उसके कारण हम बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर हम वैदिक साहित्य की बात कर रहे हैं या वैदिक सिविलाइजेशन की बात करें तो उस समय की जो स्थिति थी ना वो बिल्कुल अलग थी। वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इंसानों की गतिविधियों को समझते हुए अगर आप इस वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ लेंगे तो यकीन कीजिए आपको दोबारा कभी कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। मतलब आप वैदिक साहित्य के संबंध में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को कैसा पढ़ा आपने? आपने उनकी बुद्धिमानी को पढ़ा वहां पर कि कैसे उस सिविलाइजेशन को सेटअप किया उसने। यहां पर आपको पढ़ना होगा कि इनका जो माइंडसेट था वो किस प्रकार से एकदम ज्यादा लिबर्टीफुल था। ठीक है, लिबर्टीफुल कहने का मतलब है कि हर कुछ जो है बोलो ठीक है तुम ले जाओ, इसको तुम ले जाओ। ठीक है, तो आपको अधिकांशतः यहां पर ऐसी चीजें दिखेंगी। ठीक है, लेकिन अब इसमें मैंने दो हिस्से बताए हैं। अब ये दो हिस्से में ना दो अलग अलग व्यक्ति रहेंगे, याद रखिएगा। इस समय के जो व्यक्ति होंगे ये बहुत ज्यादा दानवीर रहेंगे। ठीक है, मतलब आप रख लो इसको, जितने भी चीजें आप सुनने को मिलेगा आपको यहां पर सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही आप यहां पर इस काल में पहुंचेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा बदलाव मिलेगा। आप बोलेंगे मैं रखूंगा सब कुछ। ठीक है, ये चीजें मेरी होनी चाहिए और ये सब कुछ जो है आपको एक नया प्रावधान देगा यहां पर। तो सोचने समझने की क्षमता में आप जो है इस प्रकार की कैपेबिलिटी अपने अंदर ले आइए कि आप इस वैदिक सभ्यता को थोड़ा सा समझ पाए। ठीक है, अब देखिए वैदिक ऋग्वैदिक काल का जो समय रहा है ना, ये जो शुरुआती समय है, इस समय जो है इस सभ्यता या इस सिविलाइजेशन का डेवलपेशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, किस तरीके से ये स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, जहां पर जो है हमको क्या मिलेगा, एक ग्रामीण क्षेत्र मिलेगा, गाय उधर चल रही है, मुर्गे मुर्गियां हैं इधर। ठीक है, झोपड़ी है, एक प्रॉपर तरीके का एक सादगी वाली जो जीवन दिखती है ना, एक सादगी जीवन जो कि एकदम सरल, जिसे हम इजी लाइफ कहते हैं, याद रखिएगा, वो लाइफ आपको यहां मिलेगा। ठीक है, जहां पर हर कोई काम करने के लिए अपना अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो ये सिविलाइजेशन जो है आपको एक प्रकार से सभी प्रकार के काम को करने वाले व्यक्ति और काम के आधार पर अपने आप को बांटने वाले व्यक्ति यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर जो व्यक्ति मिलेंगे, याद रखिएगा, ये व्यक्ति जो है काम के आधार पर नहीं बटेंगे। अब यहां पर कुल और वर्ग के आधार पर बटेंगे, यानी आपकी जाति क्या है और जाति के आधार पर जो है आप कौन सा काम कर सकते हैं, सिर्फ यही देखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है ना सब कुछ कठोर हो जाएगा, सब कुछ कठिन हो जाएगा। इजी लाइफ अब खत्म होने वाला है। जैसे अभी की लाइफ कैसी है, बहुत इजी लाइफ नहीं है ऐसा।
ठीक है, आपको कंपटीशन के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ रही है, ठीक है, कंपटीशन, और इससे आने वाले समय में और कंपटीशन बढ़ेगा। तो जो नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा, सोच के देखा है आपने, नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करना पड़ेगा, कठिन दिखती है, उधर अंधेरा दिखता है थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो ये कारण है ऐसा कि जैसे अगर किसी पीछे या कोई चीज ऐसा हो जाए लाइफ में जो कंपटीशन के पीछे दौड़ना पड़ जाए तो वो कठिन लाइफ हो जाती है थोड़ी सी। आसानी से जैसे पिताजी या फिर उनसे पूर्वजों के बारे में बोला जाए तो उनसे बुलाकर बोला जाता था कि ये नौकरी कर लो भाई यहाँ पर, है ना, एसएससीएल में आपने कभी सुना होगा, तो ऐसा होता था वहां पर उस समय कि नौकरी के लिए ना बुलाया जाता था, वहां से लोग भाग जाते थे नौकरी करते करते। और आज बोल दे कि आदमी नौकरी दे दो भाई किसी भी हालत में, तो वो कुछ भी करने को तैयार है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका कारण ये है, अब नौकरी के साथ पैसे की वैल्यू है, तो इस समय की जो बात है ना, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पे नहीं आएगा। मतलब इस समय का जो वो टेन्योर है, वो समय है जहां पर कोई भी चीज वैल्यू नहीं करेगा, केवल आपकी बात उस आपकी वैल्यू करेगी, आपका स्टेटमेंट वैल्यू करेगा, ठीक है। तो अब समझिए क्यों ऐसा हो रहा था। इसके होने का कारण ये समझिएगा, ऋग्वैदिक काल जो है ना, ये रहा है आपका 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, ठीक है। ये टाइम रहा है 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का समय रहा है। और ये जो समय रहा है याद रखिएगा 1000 बीसी से 600 बीसी तक, 600 बीसी तक का समय, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पर जब आप पहुंचेंगे ऋग्वैदिक काल में तो ये प्रारंभिक समय रहा है। और ये बीच का बंटवारा क्यों किया हमने, अब दो बातें समझिएगा। यहां पर जब भी लड़ाई होती थी ना, तो ये लड़ाई का वो समय है, जैसे मान लीजिए क्योंकि कबीला जीवन था, जीवन कैसा है, यहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा है, कबीलाई है। एक छोटा सा ग्रुप हुआ करता था जहां पर कितने लोग रहते थे, 10 लोग 15 लोग करके ऐसे रहा करते थे, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में रहते थे अपने अपने तरीके से, ठीक है। अब जब यहाँ पर लोग रह रहे हैं तो ये दूसरों को देखते थे, तो दूसरे लोग जो है कभी भी इनके बीच में जब भी लड़ाई होगी, एक बात ध्यान रखिएगा, दो कबीलाओं के बीच में तब भी लड़ाई होगी जब गायों का बंटवारा होगा, ठीक है। यहाँ पर लड़ाई जमीन के लिए कभी नहीं होता था, लड़ाई किसके लिए होता था, गायों के लिए। जिसके पास जितना गाय वो उतना अमीर हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो परंपरा आया है ना, आपको अगर आज से अगर आप 40 साल पहले या 30 साल पहले चले जाए तो भारत की स्थिति तब भी ऐसी ही थी कि हमारे यहाँ जो है ना, वो वही चौधरी हुआ करता था जो अधिक गाय बैल रखता था, भैंस रखता था, यानी उसके पास जो है ना पशु सबसे ज़्यादा या एनिमल जो है सबसे ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है। तो अगर जिसके पास होता था तो फिर उसके पास ज़मीन भी हुआ करता था, ज़मीन होगा तो पैरावट समझते हैं आप सभी लोग, पैरा होता था। तो कभी भी जैसे शादी विवाह के जो समय आता था ना, उसमें उसके घर को नहीं चेक करते थे, वो पैरावट को चेक करते थे कि इसके घर में कितना पैरा निकलता है। इस पैरा को देख के पता चलता था कि कितनी आमदनी होती होगी इसकी, क्योंकि उतना धान होता था, उतना पैरा होता था, ठीक है। कोई नहीं पूछता था कि क्या नौकरी करते हो, रेलवे में हो कि एसएससीएल में हो, ठीक है, या कोई आईपीएस ऑफिसर हो, कोई नहीं पूछता था ऐसा। तो वही चीज़ ना हमारे यहाँ ट्रांसफर हुआ। लेकिन धीरे धीरे जो है ना, अब जब धीरे धीरे हमारे यहाँ धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर को हमने एक्सेप्ट किया, तो हमारे यहाँ क्या हुआ, धीरे धीरे सभी चीजें ट्रांजिट हुई कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा जो भारत का जो प्रारंभिक सभ्यता या कल्चर है या शुरुआत है, उसकी शुरुआत मानी जाती है वैदिक सभ्यता से, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता को याद रखिएगा दो भाग में बांटा गया, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब ऋग्वैदिक काल के मध्य जो ये 1000 का जो पीरियड दिख रहा है आपको, 1000 का जो टाइम दिख रहा है, इसी समय हुआ था लोहे की खोज। यहां पर सबसे बड़ी घटना घटी थी, याद रखिएगा, लोहे की खोज होना, ठीक है। और लोहे की खोज ने इस प्रकार से सब कुछ बदल दिया कि जहां पर अगर अब लड़ाई होती थी तो पहले कैसे लड़ते थे, पहले लड़ने के लिए हड्डियों के, ठीक है, हड्डियों के हथियार बनाए जाते थे। मतलब जितने भी टूल्स या जो भी हथियार बनते थे वो सभी किससे बने होते थे, लकड़ियों के, हड्डियों के, या कोई मजबूत चीज ढूंढ ढांड के मिल गया पत्थर उत्थर के तो उससे बन गए। लेकिन जब यहां पर लोहे की खोज हुई और यहां पर लड़ाई की बात आई, तो यहां पर अब क्या मिल गया, भाला, जिसको दूर से फेंक कर मार सकते थे। तीर धनुष से जो तीर और धनुष यानी जो आपका हाँ बाण जिसे कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन सब का प्रयोग करके जो है अब दूसरे को मारना चालू कर दिया गया। और बाण में सामने क्या लगा दिया गया, लोहा। अब ये छेद करके इंसानों को पार करने लगा, ठीक है। तो युद्ध करने के लिए याद रखिएगा इस समय जो है ये जो लोहे की खोज हुई है, ठीक है, आयरन की खोज हुई है, याद रखिएगा। इसके बाद इस समय का जो पीरियड है ये बिल्कुल बदल जाएगा और इंसान जो है अपने आप को मजबूत समझने लगेगा और यहां पर राजा होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी तक वहां पर राजा नहीं है, याद रखिएगा। कबीलाओं का राजा होता था, लेकिन राजा का वैल्यू क्या है, यहां पर किसी बुढ़े को उठाकर राजा बना दिए हैं, ठीक है, किसी बुढ़े को उठाकर राजा बना दिए हैं। उसकी बात बहुत कम सुनी जाती थी, वो सिर्फ अनुभवी व्यक्ति होता था, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति हुआ करता था, बाकी उसके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है। उसकी बात सुनने के लिए जो है कोई व्यक्ति नहीं था। अगर दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच लड़ाई हो रहा है तो ये बीच में आकर उसकी लड़ाई नहीं रुक सकता था, इतना पावरफुल नहीं था। लेकिन यहां पर जब राजा आया तो यहां पर राजा कैसे हुए, मजबूत हो गए और उनके पास सैनिक, ठीक है, हालांकि इनके पास
हमेशा से सैनिक नहीं हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सैनिक जब लड़ाई होने वाली होती थी तो अपने कबीले को ढोल बजवाकर बुला लिया करते थे कि लड़ाई होने वाला है, सभी लोग अपने हथियार लेकर आ जाओ, ठीक है। तो कोई मान लीजिए मिट्टी में काम करने वाला है तो मिट्टी से संबंधित कोई उठा कर ले आया, कोई कृषक है, फार्मर है, तो वो अपना हल उल उठा के ले आया लड़ने के लिए। तो इस तरीके से सेना बनती थी इस समय की, ठीक है। तो सेना पद्धति भी मजबूत नहीं थी, ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए ऋग्वैदिक काल या इस समय का जो पूरा जो सिस्टम है वो आपके दिमाग में एक पिक्चर को ला दिया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से जो है शुरुआती समय में कैसा रहा है। ये पूरा का पूरा एक ग्रामीण क्षेत्र था, एक विलेजर पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल था। तो उस लाइफ स्टाइल में जो है आपको 3 से 4 बातों को समझना होगा, ठीक है। तो पहला तो याद रखिएगा इसका जो इतिहास में जगह है हमारे भारतीय इतिहास में वो कहां से है, तो ध्यान रखिएगा 1500 बीसी से लेकर आपका 600 बीसी तक का, ठीक है। और ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट है आपका ऋग्वैदिक काल और दूसरा पार्ट है आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में जो है लोहे की खोज कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा 1000 बीसी में लोहे की खोज हुई थी, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट पर, पृष्ठभूमि पर देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इंट्रोडक्शन या पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट समय ये क्यों माना जाता है, इसका कारण ये है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के बाद, ठीक है, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाती है, खत्म होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसके खत्म होने के बाद हमें बिल्कुल पता चलता है कि वो सभ्यता पूरी तरीके से खत्म हो गई है। एक नगरी या सिटी प्लानिंग जो उनका जो सिटी प्लानिंग था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। लेकिन वैदिक सभ्यता के खत्म होने की जानकारी मिलती है क्या? नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आज भी जो है यज्ञ करते ही हैं हम, ठीक है, भले ही उतने डेंसिटी से नहीं करते, याद रखिएगा, लेकिन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे तो आज भी यज्ञ होता है, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा कि हमारे देश में ना कुछ यज्ञ होते हैं, पानी बरसाने वाले यज्ञ, ठीक है, लंबे समय तक पानी नहीं बरसता ना, तो हमारे यहाँ कई ऐसे संगठन हैं, ऐसे कोई कमेटी है, ऐसे कोई जो धार्मिक संगठन है, याद रखिएगा, वो यज्ञ कराते हैं कि हमारे यहाँ जो है कुछ प्रकार के अगर कुछ दुखद घटनाएं घटने वाली हैं तो उसके लिए हम क्या करें, यज्ञ कर देते हैं, ठीक है। तो यज्ञ कराना किसका संबंध दर्शाता है? वैदिक सभ्यता को दर्शाता है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता के जो मुख्य बिंदु है, याद रखिएगा, यानी अगर मैं कहूं कि वैदिक सभ्यता की जो सबसे बड़ी जानकारी हमको मिलती है वो किससे मिलती है? इसकी जितने भी जानकारी या फिर हमको एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, वो मिलते हैं किससे? साहित्य से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है? साहित्य का केंद्र है, यानी अगर हमें कोई भी जानकारी मिलती है तो वो साहित्य से मिलती है, ठीक है। अब इसके संबंध में याद रखिएगा कि हमारे भारत में वैदिक सभ्यता से संबंधित राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है, जहां से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो वैदिक सभ्यता से संबंधित बताए जाते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये 3 राज्य ऐसे हैं जिसमें साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा, यहां पर बने हुए घरों के जो साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा, उसी एविडेंस के आधार पर जो है हम ये कह पाते हैं कि ये वो स्टेट हैं जहां पर सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता संबंधी जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब इसके बारे में एक एक करके थोड़ा सा मैं फैक्ट आपको बताता हूं, देखिएगा, ठीक है। तो पहले हम एक सभ्यता की बात करते हैं, देखिएगा, पृष्ठभूमि की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आर्य क्या था? एक भाषा है, एक शब्द है, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्य जो भाषा शब्द है एक संस्कृत का शब्द है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, ठीक है। श्रेष्ठ या क्या कहते हैं इसे? कुलीन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा श्रेष्ठ या कुलीन क्या होता है। तो देखिए जब हम कंपेयर करते हैं ना किसी के साथ, ठीक है, तो अपने आप को ये बोल पाते हैं क्या? जैसे हम एक्सेलेंट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, याद रखिएगा यहां पर, ठीक है। इस वर्ड का मतलब क्या है? एक्सेलेंट है, श्रेष्ठ है, ठीक है, या फिर कुलीन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो कुलीन है, एक्सेलेंट है, एक्सटाइल है, याद रखिएगा, ये सभी शब्द जो है ना वो यह दर्शाते हैं कि संस्कृत से जो ये शब्द आया है आर्य, इसका मतलब था कि आर्य जो भाषा है, ठीक है, जैसे
हम वैदिक सभ्यता बोल रहे हैं, इसको वैदिक सभ्यता क्यों बोलते हैं? वैदिक सभ्यता बोलने का कारण क्या है? क्योंकि जो भी जानकारी मिली है हमको या जो एविडेंस मिले हैं वो किससे मिले हैं? साहित्य से मिला है, लिटरेचर से मिला है, और ये लिटरेचर क्या कहलाया? वेद। ठीक है, और वेद का अर्थ क्या होता है? वेद जो है ये भी एक संस्कृत शब्द है वेद, और इसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और इसी के कारण इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, यानी इस कल्चर को ही हम वैदिक सभ्यता या वैदिक कल्चर कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो वेद शब्द को भी याद रखिएगा, इसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, अब देखिएगा इसी के आधार पर जो है हम तीन बातों को समझेंगे। सबसे पहला है कि आर्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि आर्य जो है जो हम मेन थ्योरी की बात करेंगे जो आर्यों के ऑरिजिनेशन से संबंधित होगा। ठीक है, यानी सबसे पहला जो हमारे पास थ्योरी है उस थ्योरी का संबंध देखिएगा कि किस थ्योरी से हम ये कह पाते हैं कि आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो आर्यों के उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, तो थ्योरी ऑफ, याद रखिएगा, या थ्योरीज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ द आर्यंस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब इसके साथ देखिएगा कि आर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ सिद्धांत है। ठीक है, सबसे पहला जो सिद्धांत याद रखिएगा जिसमें हम कहते हैं कि आर्य जो है कहां से आए हैं। ठीक है, तो पहला है यूरोपीय उत्पत्ति के सिद्धांत। यूरोपीय उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, तिब्बती उत्पत्ति का सिद्धांत और सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, ये कुछ क्षेत्र याद रखिएगा जो थ्योरीज हैं कि दिए गए हैं कि जिससे हमें ये पता चले कि कहां से जो है आर्य आए हुए थे। ठीक है, और एक सिद्धांत याद रखिएगा उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत या आर्कटिक। उत्तरी ध्रुव, ठीक है, नॉर्थ पोल से उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, नॉर्थ पोल या आर्कटिक जो प्लेस है याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चार सिद्धांत दिए गए हैं। यूरोपीय सिद्धांत, दूसरा तिब्बती सिद्धांत, तीसरा है आपका मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया सिद्धांत, और चौथा है आपका आर्कटिक या नॉर्थ पोल से ऑरिजिनेशन का सिद्धांत। ठीक है, तो ये चार थ्योरी हैं। ध्यान रखिएगा कि ऐसा माना गया है कि इसी के आधार पर जो है आर्य का आगमन भारत में इन चार प्लेसों से हुआ है। ठीक है, तो ये चार प्लेस जो है आपको ध्यान रखना है। पहला कहा गया है आपका यूरोपीय। ठीक है, दूसरा ध्यान रखिएगा तिब्बती। ठीक है, तो तिब्बती भी आप याद रखिएगा, हिमालय के जस्ट ऊपर ही है आपका तिब्बती क्षेत्र। ठीक है, और तीसरा है आपका मध्य एशिया। तो मध्य एशिया का इसका मतलब मैंने आपको ईरान वाला जो कॉन्सेप्ट समझाया था ये मध्य एशिया वाला हो गया। ठीक है, और आर्कटिक ध्रुव या आप कह सकते हैं नॉर्थ पोल का जो एरिया है वहां से आर्य आए थे ऐसा माना जाता है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें चारों में से ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आर्कटिक है और मध्य एशिया है। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये माना कि आर्य जो है कहां से आए थे, आर्कटिक से आए थे। कुछ व्यक्ति ये मानते हैं कि मध्य एशिया से आए थे, बाकी तिब्बती और यूरोपियों को ज्यादा नहीं मान्यता मिलती है। ठीक है, कारण ये है कि अधिकांशतः जो यूरोपीय वाले जो लोग हैं ना ये हमेशा फॉरेनर होते हैं। अधिकांशतः यही बोलते हैं जो फॉरेन से लोग, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, आर्यों को अपनी परंपरा के साथ जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आर्यों को अपनी परंपरा के साथ जोड़ेंगे या अपने साथ जोड़ेंगे तो वो फॉरेनर बनाएंगे कि आर्य कहाँ से आए थे, तो हमारे पास से आए थे, हम लोग आर्य थे। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कई बार ऐसा देखा गया है कि भारतीय इतिहासकार जो हमारे इंडियन, ठीक है, इतिहासकार हैं याद रखिएगा, या फिर फॉरेनर हैं, इनके बीच में मतभेद चलता रहता है। ठीक है, कई जगहों पर तो आप ये भी पढ़ेंगे याद रखिएगा जैसे हमारे स्टेट के जो स्कूल की किताबें हैं ना, उन किताबों में इन सबको मतलब नकार दिया गया है कि जो आर्य हैं वो भारतीय मूल के व्यक्ति थे, यानी भारतीय थे, ये हटा दिया गया उसमें से। ठीक है, हमारे किताबों में ऐसा किया गया है। तो इसका दो कारण है। पहला, चूंकि भारत का जो इतिहास है ये यूनानियों के कैलेंडर के आधार पर लिखा गया, यानी यूनानी के आधार पर जो है इसे समराइज किया गया है। ठीक है, तो इसको जो सीक्वेंस बनाया गया है ये भारतीयों ने नहीं किया है। ठीक है, किसने किया है,
यूनानियों ने किया है, याद रखिएगा। तो अगर उन्होंने किया, हमारे इतिहास को उस प्रकार से हमें बताया, तो उस आधार पर जो हमारा इतिहास होगा वो कैसा होगा, दूसरों के हिसाब से होगा, भारतीयों के हिसाब से हमारा इतिहास नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भारतीय अपना इतिहास खुद लिखेंगे, जब हमारे इतिहास को खुद से यहाँ पर बताया जाएगा, तो इसका कारण होगा कि हमारा इतिहास कैसा है, ये बात दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो ये 2-3 बातें याद रखिएगा। पहला जो है यूरोपीय उत्पत्ति का सिद्धांत, दूसरा है आपका तिब्बती, तीसरा है आपका मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, और उसके बाद है आपका आर्कटिक या नॉर्थ पोल वाला सिद्धांत, ठीक है। अब इसी में देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे यूरोपीय, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके एक एक फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखिएगा, एक व्यक्ति है विलियम्स, ठीक है, विलियम, याद रखिएगा। तो व्यक्ति का नाम है विलियम, और इसने जो है यह माना कि भारतीय इतिहास में, ठीक है, यूरोपीय सिद्धांत जो है, ठीक है, ये जो शब्द प्रतिपादित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका कारण क्या है आप समझिए, मैं आपको एक बहुत बेसिक सा बात बता रहा हूं, क्योंकि इसने भी वही बात यहां पर रखी है कि यूरोपीय लोग क्यों माना, इसने क्यों बोला कि ये जो आर्य है ये यूरोपीय है, क्यों कहा है इसने, ठीक है। तो इसका नाम है, याद रखिएगा, विलियम, इसे पूरा कहते हैं, याद रखिएगा, विलियम जोन्स, ठीक है, विलियम जोन्स। अब देखिए, विलियम जोन्स का कहना है कि जो आर्य भाषा है वो क्या है, संस्कृत भाषा है, ठीक है। तो यूरोप के ऐसे बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो संस्कृत से ही उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो यूरोप की बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो संस्कृत से उत्पत्ति हुई, जिसके कारण यह माना गया कि संस्कृत जो है यहां पर यूरोपीय कंट्री, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, जैसे रशियन जो लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज जो है, याद रखिएगा, रशियन लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज कैसे बना है, अंग्रेजी और संस्कृत को मिक्स करके जो है आपका रशियन बनाया गया है, ठीक है। तो जितनी लैंग्वेज को देखिएगा, कहीं ना कहीं उसमें क्या है, संस्कृत की भाषा मिलेगी आपको, ठीक है। तो संस्कृत की भाषा मिलने के कारण जो है यह दर्शाया गया कि संस्कृत भाषा होने के कारण यह कहा गया कि यूरोप में क्या किया जाता है, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यह बोला गया कि संस्कृत यहां से गया, हमारे यहां से, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, देखिए, जैसे एक शब्द देखिएगा, पितृ और मातृ, यह शब्द सुना है आपने, तो ये जो शब्द है ना, लैटिन में, लैटिन भाषा से है, यानी ये जो पितृ शब्द है, याद रखिएगा, तो संस्कृत का शब्द तो है ही, लेकिन लैटिन भाषा में भी ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो लैटिन भाषा में जब आप देखेंगे तो ये लैटिन अमेरिका सुना होगा आपने, लैटिन अमेरिका, ठीक है। तो लैटिन जो भाषा है बेसिकली क्या है, दक्षिणी जो अमेरिका का क्षेत्र है, याद रखिएगा, वहां पर लैटिन भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो अब देखिए वहां पर क्या हुआ कि पितृ भाषा जो है ना, ये भी संस्कृत के अलावा आपके लैटिन भाषा से भी निकल कर आता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया कि ये जो आर्य थे वो कहां से आए हुए थे, यूरोप से आए हुए थे, ठीक है। तो एक तरीके से उन्होंने अपना क्या दिया, एक सबूत देने के प्रयास किया, कि एविडेंस देने का प्रयास किया कि जो संस्कृत भाषा है ये आर्य की भाषा है, और आर्य जो है, ठीक है, एक संस्कृत भाषा के अनुसार जो है इसका आधार क्या होता है, श्रेष्ठ कहते हैं, हिंदी में से श्रेष्ठ कहते हैं, परंतु संस्कृत को जो है यूरोप में ज्यादा बोला जाता है। और आज भी देखिए, जैसे हिंदी को अगर आप बोलेंगे, भारत में हिंदी बोली जाती है अभी वर्तमान में, लेकिन संस्कृत का ही कितना टूटा हुआ रूप हिंदी में है, ये ध्यान रखिए। यानी अगर आपके सामने संस्कृत आ जाए, तो आज हमारे लिए संस्कृत कैसी भाषा है, एक मृत भाषा है। संस्कृत को हम बात में नहीं, अब बात में संस्कृत में बात करते हैं क्या, बिना पंडितों के कोई भी संस्कृत का प्रयोग नहीं करता, ठीक है। इसलिए इसको क्या मानते हैं, मृत भाषा, डेड लैंग्वेज, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है हमारे लिए, ठीक है। अब देखिए, संस्कृत के बाद क्या आया, पाली आया, पाली के बाद क्या आया, प्राकृत आया, प्राकृत के बाद क्या आया, अपभ्रंश आया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 5 लैंग्वेज यहां से आता है, 5 लैंग्वेज, ठीक है। और उसके बाद हिंदी आता है। तो आप समझिए हिंदी कहां से आया, कितना टूटा हुआ आया है। लेकिन जबकि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी और संस्कृत को मिलाकर एक रशिया भाषा बना दिए, कॉमन। बात समझ में आ रहा है कि इन लोगों के द्वारा अभी भी संस्कृत का प्रयोग कहीं ना कहीं टूटा फूटा तौर में किया जा रहा है, बट हम जो है दूर दूर तक संस्कृत का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है विलियम जोन्स ने क्या कहा कि यह जो भाषा है, ये संस्कृत भाषा जो है आज भी यूरोपीय कंट्रियों में इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यह माना जा सकता है कि यूरोप से आए हुए थे कौन, आर्य, ठीक है। तो पहला थ्योरी यही था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि व्यापम के अकॉर्डिंग जो है आपको थ्योरीज में ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। आपके नोट्स में ये पहले से अवेलेबल रहेगा, इसलिए सिर्फ कहानियों को सुनिए और जो भी फैक्ट है उसको याद रखिए, ठीक है। तो फैक्ट को याद रखिए, साथ ही साथ जो है आप जो भी चीजें आपको इसमें इंपॉर्टेंट लगे वो आप खुद से नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखिएगा,
तिब्बती उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है, या तिब्बती उत्पत्ति का सिद्धांत के आधार पर ये क्या चीज जुड़ कर आती है। ठीक है, तो यहीं पर देखिएगा तिब्बती उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वह यह बोलता है नाम है दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती के अनुसार याद रखिएगा ये भारतीय इतिहासकार हैं, याद रखिएगा फिलोसफर भी हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ संगठनों की स्थापना की भारत में। ठीक है, तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती के बारे में याद रखिएगा कि दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश। इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक में जो है जब इसमें पुस्तक लिखी गई, ठीक है, तो इस पुस्तक में जो है ना जिन व्यक्तियों के फिजिकल अपीयरेंस की चर्चा की गई इस पुस्तक में, ठीक है, जैसे उनकी शारीरिक बनावट, ठीक है, जो तिब्बती जो लोग थे याद रखिएगा उनके शारीरिक बनावट या फिजिकल जो अपीयरेंस था उनका, ठीक है, उस सभी चीजों में उनके वनस्पतिक यानी कि जो भी उनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर है, उसे ये कंपेयर कर दिया गया कि ये जो है भारतीयों के आधार पर दिखते हैं या भारतीयों जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब भारतीयों का मतलब यहां पर क्या है, आर्यों जैसा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि इनका जो कॉन्सेप्ट था ये शारीरिक बनावट पर था। ठीक है, यानी कि जो उनकी वेशभूषा है, उनका जो रहन सहन है, ये किस तरीके का है, तिब्बती तरीके का है। इसलिए इन्होंने क्या मान लिया, तिब्बती उत्पत्ति का सिद्धांत मान लिया। तो याद रखिएगा इनमें क्या माना गया है, शारीरिक बनावट और रहन सहन। ठीक है, तो इनका जो कल्चर है, रहन सहन है, सभ्यता है, वो तिब्बतियों के अनुसार था। इसलिए जो है दयानंद सरस्वती ने क्या माना कि जो है तिब्बती उत्पत्ति का सिद्धांत माना है इन्होंने। ठीक है, और इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आता है आपका मध्य एशिया का सिद्धांत। और ध्यान रखिएगा मध्य एशिया जो है सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, तो याद रखिएगा मैक्स मूलर के द्वारा जो है इस सिद्धांत को माना गया था। नाम है मैक्स मूलर, और अभी तक व्यापम के एग्जाम में ना बहुत बार पूछा गया है। ध्यान रखिएगा कि जो आर्य थे उनकी उत्पत्ति के सिद्धांतों में, ठीक है, मध्य एशिया के सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैं सभी का नाम इसलिए आपको बताता चल रहा हूं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि विलियम जोन्स ने क्या सिद्धांत दिया है, ठीक है, दयानंद सरस्वती का सिद्धांत क्या रहा है, ठीक है, इवन बाल गंगाधर तिलक का भी सिद्धांत आप यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 4 व्यक्ति महत्वपूर्ण और 4 सिद्धांत महत्वपूर्ण। ठीक है, और भी सिद्धांत है, ऐसा नहीं कि मैं इसके अंतर्गत जो है ना 7 से 8 सिद्धांत आते हैं। ठीक है, लेकिन वो सिद्धांत जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो 4 ही हैं, और इन 4 में भी 2 सबसे महत्वपूर्ण है, मध्य एशिया और आर्कटिक ध्रुव वाले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा मैक्स मूलर ने जो है ना इस थ्योरी को प्रतिपादित किया, इस कॉन्सेप्ट को दिया कि जो आर्य लोग थे वो कहां से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। सेंट्रल एशिया का मतलब आप समझ पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अगर आप इस मैप में देखें तो देखिएगा ये वाला जो हिस्सा है ना आपका सेंट्रल एशिया का हिस्सा है। ये जो हिस्सा है इसको हम सेंट्रल एशिया कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है सेंट्रल एशिया का, तो यहीं से जस्ट थोड़ा पार करके आप अभी देखिएगा इतिहास को पढ़ेंगे ना तो सभी चीजें आपको यहीं पर पढ़नी है। आपके भारत में जो घटना घट रही है, देखिए क्या होता है, इसको इतिहास को कैसे जाना जाता है। देखिए तो अभी जैसे कि आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ ही साथ बाहर कोई ना कोई सड़क में घूम रहा होगा, पानी बरस रही होगी, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, है ना। तो हमें 2 बार अगर कोई घटना बाहर घट जाती है तो हमें उसको भी देखना होता है कि क्या घट गया, तुरंत दौड़ के जाते हैं हम लोग, देखते हैं उसको, है ना। तो उसका कारण समझिएगा कि एक ही टाइम पे भारत में और भारत के आसपास के क्षेत्रों में क्या क्या घटना घट रही है, ये हमारे भारतीय इतिहास का हिस्सा है। ठीक है, यानी हमारी जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री में एक ही समय पैरेलल टाइम, ठीक है, जो पैरेलल टाइम में चल रहा पूरा अलग अलग जगह की अलग अलग घटनाएं हैं, ठीक है, अलग अलग थ्योरीज हैं, उनको जानना होगा। ठीक है, तो उसी आधार पर याद रखिएगा कि कई लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए और उसी कॉन्सेप्ट में आता है आपका सेंट्रल एशिया का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो किसने दिया है, मैक्स मूलर ने दिया है। ठीक है, अब इनका कॉन्सेप्ट क्या रहा है इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा तो मैक्स मूलर ने कहा है, याद रखिएगा कि मैक्स मूलर ठीक है, अब देखिए यहां पर ना एक ग्रंथ है जिनका नाम है, ठीक है, ग्रंथ तो आप सभी समझते हैं, साहित्य, लिटरेचर। ठीक है, तो याद रखिएगा अब ये जो ग्रंथ है ना इसका नाम है जिंदावेस्ता। नाम याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक है, ईरानी ग्रंथ है ये। ठीक है, नाम है आपका जिंदावेस्ता। ठीक है, जिंदावेस्ता एक ईरानी ग्रंथ है, याद रखिएगा, ईरान का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, याद रखिएगा। ठीक है, जिंदावेस्ता नाम है इसका।
तो जिंदावेस्ता में जो है ना, इसमें जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ठीक है, होता रहता है, ठीक है। तो देखिए, तो जिंदावेस्ता जो है ना, इसमें कुछ जानकारियां मिलती हैं। अब इसका जो तुलना किया ना मैक्स मुलर ने, किसके साथ कर दिया है? ऋग्वेद के साथ। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि मैक्स मुलर ने जिंदावेस्ता या फिर ऋग्वेद की तुलना किस ईरानी ग्रंथ से की है? तो जिंदावेस्ता के साथ की है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, ईरानी जो ग्रंथ था जिंदावेस्ता, उसके साथ ऋग्वेद की तुलना कर दी है, ठीक है। तो ऋग्वेद के साथ कंपेयर करने के साथ कारण जो है यह माना गया कि मध्य एशिया के जो लोग थे ये पहुंचे और वहां पर ऋग्वेद की रचना कर दी जिंदावेस्ता के तुलनात्मक रूप से, ठीक है। यानी जिंदावेस्ता को देखते हुए जिंदावेस्ता से ही जो है ऋग्वेद निकल कर आया है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किसने? मैक्स मुलर ने कहा है ये, ठीक है। तो मैक्स मुलर ने अब इसकी भी सत्यार्थता या इसके जो अप्रूवल है, इस अप्रूवल को कैसे हम पढ़ पाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, जिंदावेस्ता में ना सप्त सिंधु प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है, सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है। तो ये जो सप्त सिंधु प्रदेश है, याद रखिएगा, सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और ये है 7 नदियों के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा 7 नदी कौन कौन से? तो सिंधु से लेकर इधर 5 नदियां जो मिलकर आती हैं, याद रखिएगा। मैं आपको अभी बहुत सारी नदियों का नाम बताने वाला हूं, ठीक है। काबुल, खुर्रम, ऐसे बहुत सारी नदियों का नाम आपको याद रखना होगा, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में सभी जगह पर जो है प्रवाहित होते थे, बहते थे, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है सप्त सिंधु प्रदेश, याद रखिएगा। तो जिंदावेस्ता में इसकी जानकारी मिलती है, प्लस ऋग्वेद में भी इसकी जानकारी मिलती है। तो तुलना या कंपेयर करेंगे तो दोनों में जब एक ही प्रकार की जानकारी मिलेगी तो मैक्स मुलर सही हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए कोई बात जिंदावेस्ता में लिखी गई है और वही बात ऋग्वेद में लिखी गई है, ठीक है, तो ऋग्वेद में और जिंदावेस्ता में एक ही प्रकार की जानकारी मिलने के कारण इसे माना जाता है कि ये जो है कहीं ना कहीं थोड़े से सिमिलर हैं, ठीक है। इसी कारण मैक्स मुलर के सिद्धांत को थोड़ा सा वैल्यू दी जाती है। याद रखिएगा कि ये लोग जो है ईरानी कल्चर से जुड़े हुए थे, ईरानी क्षेत्र से आए हुए थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए इसके बाद देखिएगा अंतिम और एक मत, बहुत महत्वपूर्ण मत है, याद रखिएगा, ठीक है। जिसमें आता है आर्कटिक, ठीक है, आर्कटिक एरिया। तो याद रखिएगा इसको बताने वाले जो व्यक्ति हैं, याद रखिएगा वो हैं आपके बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये मानते हैं कि आर्य कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। अब ये क्यों मानते हैं ऐसा? क्योंकि ऋग्वेद में भी कुछ बातें लिखी गई हैं, ठीक है। आपको पता होगा जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ना सूर्य की एक स्थिति बनती है, ठीक है, नॉर्थ पोल में, और जो साउथ पोल का जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ऐसा है कि 6 महीने दिन होगा, 6 महीने रात होगा, ठीक है। तो ऋग्वेद में जब जानकारी मिलती है, ऋग्वेद में ये लिखा गया है, ठीक है, तो ये माना गया कि बाल गंगाधर तिलक ने भी एक पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो देखिएगा बाल गंगाधर तिलक की एक पुस्तक है, उसको याद रखिएगा, द आर्कटिक, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है द आर्कटिक होम्स ऑफ द आर्कटिक होम्स ऑफ, ठीक है, द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस। चलिए जगह की थोड़ी कमी है, आप इसे यहां लिख देते हैं, द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस, ठीक है, द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यन। याद रखिएगा ये पुस्तक किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने। ध्यान रखिएगा 2 पुस्तक का नाम तो याद कर लीजिएगा, 3 पुस्तक का नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक है जिंदावेस्ता, ईरानी ग्रंथ है, ठीक है। एक याद रखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती का, और एक द आर्कटिक होम्स, ठीक है। तो याद रखिए द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यन, ठीक है। तो याद रखिएगा ये 3 पुस्तक का नाम आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब इसमें क्या जानकारी मिलती है? इसमें जो है ऋग्वेद के समान जो है 6 महीने दिन और 6 महीने रात होने की जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा सूर्य का जो पोजीशन होता है पृथ्वी के कंपेयर पे, ठीक है, तो पृथ्वी के साथ जो है ना, तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात की जानकारी जो मिलती है इसमें मिलती है आपके बाल गंगाधर तिलक के पुस्तक में मिलती है, ठीक है। और इसी के आधार पर जो है इनका उद्भव बताया गया कि जो
थ्योरीज हैं, ठीक है, उसी के आधार पर इसे माना गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको बस याद रखना है तो ये 4 सिद्धांत याद रख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा भी कुछ सिद्धांत है मैं जो आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिएगा अन्य सिद्धांतों में, ठीक है, अब देखिएगा अन्य सिद्धांतों में एक जर्मनी का सिद्धांत है, यानी जर्मनी से भी आए, माना जाता है कि जर्मनी से आए हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ डायरेक्टली आपको नाम बता रहा हूं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्म ऋषि देश, ब्रह्म ऋषि देश का सिद्धांत, ठीक है, ब्रह्म ऋषि देश का सिद्धांत याद रखिएगा। इसके अलावा जो है दक्षिणी रूस यानी साउथ रशिया, और एक याद रखिएगा हंगरी का सिद्धांत। ये 4 क्षेत्र और याद रखिएगा जहां पर ये मानते हैं कुछ विद्वान या फॉरेनर लोग जो है, जो यह कहते हैं कि आर्य जो है अलग अलग स्थानों से आए थे, याद रखिएगा, या अपने अपने तर्कों से समझाया गया था, ठीक है। तो पहला जर्मनी। अच्छा एक और याद रखिएगा, इसमें सप्त सैंधव प्रदेश का भी नाम दिया गया है, याद रखिएगा, सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। ये 5 सिद्धांत अदर दिए गए हैं, अगर आपको याद नहीं होता तो कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपको याद हो जाता तो यह बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो पहला जो है सप्त सैंधव प्रदेश के लिए याद रखिएगा गंगानाथ झा, गंगानाथ झा ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरीज दिया था, ठीक है, कि सप्त सैंधव प्रदेश में ये पहले से निवास करते थे और यहीं पर इनका जीवन यापन चल रहा था, ठीक है। आर्य मतलब कहीं से नहीं आए थे, यहीं थे, ठीक है। उसके बाद हंगरी से कहे जाने वाले याद रखिएगा गाइल्स, ठीक है। तो गाइल्स का सिद्धांत याद रखिएगा, जिससे मैं ये माना गया है कि आर्य कहां से आए थे, हंगरी से आए थे, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका दक्षिणी रूस। तो ध्यान रखिएगा दक्षिणी रूस से मानने वाले जो हैं नेहरिंग, नेहरिंग, ठीक है। ब्रह्म ऋषि देश, ध्यान रखिएगा, तो ब्रह्म ऋषि देश जो है माना गया है किसके द्वारा, एक नाम याद रखिएगा अविनाश चंद्र दास, अविनाश चंद्र दास, ठीक है। और जर्मनी के लिए याद रखिएगा पेंका। तो ये बस एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण याद रखना है, वो क्या याद रखना है, इसको याद रखना है, ये नहीं भूलना चाहिए आपसे। तो अगर आपसे पूछे, याद रखिएगा यूरोपीय उत्पत्ति सिद्धांत विलियम जोन्स, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा तिब्बती सिद्धांत किसने, दयानंद सरस्वती। उसी प्रकार मध्य एशिया का सिद्धांत किसने दिया है, मैक्स मूलर। और सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन मैक्स मूलर से, याद रखिएगा, या फिर बाल गंगाधर तिलक से पूछा जाता है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का भी नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो देखिएगा आर्कटिक या फिर नॉर्थ पोल से आने वाले की बात जो की जाती है, याद रखिएगा ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया है, ठीक है। हाँ, इनकी थ्योरी नहीं पूछा जाएगा कि ये थ्योरी क्या है या वो कैसे अप्रूवल को मानते हैं, ये किस तरीके से प्रूव किया गया है, ये नहीं पूछा जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि कहां से आए हैं, ये सिद्धांत कौन दिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि ऐसे रिसोर्सेज की, ठीक है, जिससे हमें ये पता चले कि ये कल्चर जो है कैसे आया हमारे पास, ठीक है, यानी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इसके बारे में मैं 3 इंस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम 3 अभिलेख के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता की जानकारी, ठीक है। तो हमारे पास जो सोर्स है, याद रखिएगा किस सोर्स से ये पता चलता है या किस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, ठीक है, जिससे हमें यह कह सके कि वैदिक काल जो है किससे कैसा पता चला इसके बारे में, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता से हम वेदों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, पहले हम अभिलेखों के बारे में बात कर रहे हैं जो इससे संबंधित अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो पहला जो अभिलेख है, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है नाम याद रखिएगा, बोगज कोई अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है, बोगज कोई अभिलेख,
ठीक है, तो बोगज कोई अभिलेख याद रखिएगा। इंस्क्रिप्शन, ठीक है, बोगज कोई इंस्क्रिप्शन याद रखिएगा, बोगज कोई अभिलेख, ठीक है, इंस्क्रिप्शन है। अब इसमें क्या जानकारी मिलती है तो ध्यान रखिएगा, तो बोगज कोई अभिलेख जो है या इंस्क्रिप्शन जो है, ठीक है, इसमें दो चीजें जानकारी मिलती है। पहला तो याद रखिएगा 1400 बीसी के समय का यह अभिलेख है, ठीक है, 1400 बीसी, ठीक है। दूसरी अभिलेख की बात करते हैं, याद रखिएगा, जिसका नाम है कस्सी अभिलेख, ठीक है, कस्सी अभिलेख। और ये जो कस्सी अभिलेख है याद रखिएगा, कस्सी इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये लगभग 600 बीसी का 1600 बीसी का अभिलेख है, याद रखिएगा, 1600 बीसी का। इसके बाद तीसरा आता है, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है P.G.W, ठीक है, P.G.W याद रखिएगा। इसे हिंदी में बोलते हैं चित्रित धूसर मृत भांड, चित्रित धूसर मृत भांड, ठीक है। तो मृत भांड यानी मिट्टी के बर्तन, याद रखिएगा, यानी जो स्कल्पचर बनते हैं, याद रखिएगा, स्कल्पचर बनते हैं, ठीक है, पोएट्री बनते हैं, याद रखिएगा, उसको कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, चित्रित धूसर मृत भांड, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, याद रखिएगा, जो कि हमें यह दर्शाते हैं कि वैदिक सभ्यता के संबंध में क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, ठीक है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के संबंध में तीन बातें याद रखना है आपको। बोगज कोई अभिलेख पहला, ठीक है, 1400 बीसी से, ठीक है, इसकी जानकारी मिलती है। और अगर आपसे पूछा जाए बोगज कोई अभिलेख क्या वैल्यू करता है, तो ध्यान रखिएगा, भारत के संबंध में सबसे पहला जो अभिलेख या सबसे प्राचीन या सबसे एंशिएंट जो अभिलेख मिला है, इंस्क्रिप्शन मिला है, वो बोगज कोई है, ठीक है। और कस्सी अभिलेख के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, याद रखिएगा, तो कस्सी अभिलेख वह अभिलेख है जिसमें जानकारी मिलती है, याद रखिएगा, किसके बारे में, तो इसमें जानकारी मिलती है कि ईरानी शाखा, ठीक है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो ईरानी जो है, ईरानी जो आप ईरान के जो लोग हैं उनको हम ईरानी कहते हैं, ठीक है। तो यह इसमें लिखा गया है या इसकी जानकारी मिलती है कि ईरानी की ही एक ब्रांच है आर्य, ठीक है, कस्सी अभिलेख से ये जानकारी मिलती है, नाम याद रखिएगा, ठीक है। ईरानी ठीक है, ईरानी आर्य शाखा की जानकारी प्राप्त होती है कस्सी अभिलेख से, याद रखिएगा, ठीक है। और उसी के बाद देखिएगा आपका ठीक है। अब देखिए ये जो एक और फैक्ट याद रखिएगा, जो अलग से मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप अलग से याद करेंगे, ठीक है। हरियाणा और पंजाब, ठीक है, हरियाणा में एक गांव है जिसका नाम है भगवानपुरा, ठीक है, और पंजाब में एक घर मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। हरियाणा में एक गांव है, याद रखिएगा, हरियाणा के पास भगवानपुरा, ठीक है, तो इसकी खुदाई की गई, ठीक है, जैसे ही एक्सकवेशन किया गया, याद रखिएगा, तो इसके जो 13 कमरों का एक मकान मिला है, ठीक है, इसके अंदर भगवानपुरा में क्या मिला है, एक मकान मिला है। और कितने कमरे का है ये, 13 कमरों का है, 13 रूम का है, याद रखिएगा। तो 13 रूम का यह जो कमरा है, इसमें ऋग्वैदिक कालीन जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है, यानी जब इसका प्रॉपर सर्वे किया गया, उस सर्वे के द्वारा यह पता चला कि ये जो कमरा है, ये जो पूरा भगवानपुरा का ये जो मकान है, ये ऋग्वैदिक कालीन है, ठीक है। तो याद रखिएगा हरियाणा का नाम भी इसमें आता है, जो कि आपने राज्यों के नाम पर लिखा है, ठीक है। और पंजाब की बात कर लें तो पंजाब में जो है, याद रखिएगा, पंजाब के क्षेत्र में जो है इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पंजाब में ऐसे 3 स्थान मिले हैं जो कि ऋग्वैदिक कालीन माने जाते हैं, यानी यहाँ के 3 ऐसे प्लेस हैं, स्थान हैं जो ऋग्वैदिक काल
के से जुड़े हुए माने जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे मैं कल करूंगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वैदिक सभ्यता के जानकारी के बारे में और थोड़ी सी बातें करूंगा मैं यहाँ पर, और उसके बाद जो है वैदिक सभ्यता को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो है वैदिक सभ्यता के आधार पर जो है ना आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। बस आपको जो है ना इसको दिमाग खोलकर एक्सेप्ट करना है कि हर चीज़ जो है कैसे जुड़ती चली जाएगी अपने आप। ठीक है, तो पहला हम जो है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की, इवन भारतीय इतिहास जो है ना ये हर जगह पर सिलेबस के तौर पर जाना जाएगा आपका। यानी कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, आपका सिलेबस जो है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री होगा ही होगा। और उसमें जो है अगर आपने इतनी थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को पढ़ लिया तो यकीन कीजिए फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि बोगज कोई टाइम अगर आपके सामने से गुजरे तो याद आ जाए कि हाँ बोगज कोई मैंने पढ़ा है। ठीक है, कस्य अभिलेख पढ़ा है। ठीक है, तो जो बातें मैं फैक्चुअल लेकर चल रहा हूँ वो सभी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बिना तो पॉसिबल नहीं है कि आपके, क्योंकि देखिए भारतीय इतिहास जो है ना थोड़ी बोरिंग हो जाती है, कहीं पर कुछ हो जाता है। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट जगा हुआ है कि वैदिक सभ्यता के लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, तो यकीन कीजिए फिर वैदिक सभ्यता पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए